गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोगों का डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा क्रोमेटिन्स के ऊपर। ठीक है कि क्रोमेटिन्स क्या होते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। यस, मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को अपन लोगों ने डिस्कशन किया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो न्यूक्लियर है यानी कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात किया था। और हमने ये डिस्कशन की थी कि जो भी यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और एक ब्रीफ आइडिया हम लोगों ने लिया था। अब हम उन चीजों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन के बारे में। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जो क्रोमेटिन होता है यानी कि जिसको हम केंद्रक बोल रहे हैं, ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो क्या है बेटा, ये बाह्य और आंतरिक झिल्ली दोनों है। ठीक है, यानी कि ये वाली झिल्ली कौन सी थी आपकी, बाह्य झिल्ली। ठीक है, और ये अंदर वाली झिल्ली कौन सी थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, आंतरिक झिल्ली नाम दिया था। ठीक है, और इसको यहीं पे ही एक स्ट्रक्चर थी जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस बोला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह की जो ये स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला था, क्रोमेटिन बोला था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन ही बोलते हैं, और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन ही बोलते हैं। जो क्रोमेटिन होता है, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा एक बेसिक को आप लोग क्लियर कीजिए कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम ये क्या होते हैं, यानी कि गुणसूत्र और क्रोमेटिन क्या होते हैं। समझिए इस चीज को। होता ये है कि कोशिका के अंदर जब भी कोशिका विभाजित होती है तो क्या होता है कि जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ये जल को अवशोषित कर लेते हैं और ये परिवर्तित हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। किसमें परिवर्तित हो रहे हैं बेटा, ये क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि गुणसूत्र में। तो पहले क्या होते हैं, पहले तो ये होते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, और जब भी विभाजन होता है यानी कि जब भी डिवीजन होता है, और वो डिवीजन कोई सा भी हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है चाहे वो मियोसिस हो रहा है, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन सा डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के समय ये क्रोमेटिन जो है ये थिक हो जाते हैं, सॉरी ये क्या हो जाते हैं, ये थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और इनकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दोनों उसकी भुजाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। इन दोनों भुजाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। और ये जो बीच में जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो संरचना है यानी कि जो ये क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन का अगर मैं यहाँ पे संगठन के बारे में बात करूं तो इस संगठन के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रोटीन होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए के अंदर यहाँ पे सॉरी जो आपका क्रोमेटिन होता है यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको अम्लीय या क्षारीय प्रोटीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटीन प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, यहाँ पे डीएनए उपस्थित होता है। तो इसके संगठन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोटीन और साथ में क्या है, यहाँ पे डीएनए उपस्थित होता है। और प्रोटीन में भी यहाँ पे कौन से प्रोटीन उपस्थित है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है। क्रोमेटिन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम दोनों एक ही बात है, बस ये है कि क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं बेटा, ये विभाजन के समय अपीयर होते हैं, विभाजन के समय दृष्टिगोचर होते हैं। और जो क्रोमेटिन होते हैं जब भी कोशिका रेस्टिंग स्टेज में है यानी कि कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, सेल रेस्टिंग स्टेज में है,
तो वहां पे क्या बनेगा, तो वहां पे क्रोमेटिन बनता है। तो वहां पे क्या होंगी, फाइबर जैसे संरचनाएं होंगी, इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक चीज और, यहाँ पे अब दो टर्म और आती हैं जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, यानी कि इसको हम बोलते हैं द्विगुणित और एक क्या बोलते हैं, अगुणित। समझना इस चीज को। जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये हमेशा आप लोगों को पता है किसमें रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 46 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके जोड़े बनाऊंगी तो वो कितने हो जाएंगे, 23 जोड़े हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 23 जोड़े हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि अगर ये जोड़े में रहते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और अगर ये जोड़े में नहीं है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना, सारी कोशिकाओं के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, यानी कि जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो गुणसूत्र रहते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, द्विगुणित रहते हैं। और अगर हम बात करें कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हैप्लॉइड कब होते हैं, जब कोशिका विभाजन कर रही है, अर्धसूत्री विभाजन कर रही है। मोर ओवर अर्धसूत्री विभाजन किसके लिए हो रहा है, जनन कोशिकाओं के लिए, ठीक है। यानी कि जनन कोशिकाओं में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो युग्मक होते हैं, यानी कि युग्मक क्या होते हैं, युग्मक में स्पर्म हो गया, शुक्राणु या अंडाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं पोलन यानी कि परागकणों के बारे में और अंडक के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये हो गए और एनिमल्स में वो हो गए, यानी कि शुक्राणु हो गए। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो कैसे हैं, अगुणित हैं, ठीक है। और नॉर्मल कोशिका के अंदर ये कैसे होते हैं, कायिक कोशिका के अंदर ये डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि ये द्विगुणित होते हैं। तो आपको समझ में आ गया द्विगुणित अगुणित क्या होता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक जानकारी दी इनके बारे में, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स के बारे में। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनको आगे हमने डिवाइड किया हुआ है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में आपसे बात करेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो जब भी जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं इनको जब हम स्टेन करते हैं, यानी कि इसको अभी हम अभिरंजित करते हैं, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं यू क्रोमेटिन। इसको हम हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। और दूसरा कौन सा हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसका रंग जो होता है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है। जब भी हम इसको स्टेनिंग करेंगे तो इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा लाइट आएगा, ठीक है। और इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा डार्क आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि क्रोमोसोम को हमने जो आपका क्रोमेटिन है, जब भी आपने उसको अभिरंजित किया उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। कैसे किया, एक तरफ से वो उसका जो स्टेनिंग हुई है वो डार्क हुई है, और एक जो हुआ है वो कैसा हुआ है, डार्क स्टेन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसे होते हैं, ये एक वेल मैनर में नहीं होते हैं, असंगठित नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये थोड़े से ज्यादा कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, कॉइल्ड। और ये कंपैरेटिवली इतने क्या कहते हैं, ये नॉन कॉइल्ड, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि ये कैसे हैं, नॉन कॉइल्ड हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि संघनित होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अगर हम लोग बात करें कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे संघनित है, लेकिन ये जो होते हैं ये एक जगह पे संघनित नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि
ये इनके ऊपर जैसे कि फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हो गए कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि जैसे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, या फिर अगर हम लोग बात करें कि सेक्स कौन सा है, एज कौन सी है, इसका प्रभाव इन पे कम पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होगा? लेस होगा, और इस वाले पे जो इसका इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर कैसा है, एज क्या है, सेक्स क्या है, यानी कि ओवरऑल उसकी लिंग क्या है, वो लड़का है कि लड़की है, उसकी एज कितनी है, उसका प्रभाव इस वाले हेट्रोक्रोमेटिन पे ज्यादा होता है बजाय यूक्रोमेटिन के। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर के अंदर, क्रॉसिंग ओवर पता है ना आप लोगों को, जहां पे जीन्स का एक्सचेंज होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इन क्रॉसिंग ओवर कैसी रहती है? हाई। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर में कैसी रहती है? लो रहती है। क्यों रहती है? अब मेरी बात समझो, ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी जीन्स हैं वो सारे जीन्स कैसे हैं? एक्टिव जीन्स हैं। और ये वाला पार्ट कैसा होता है? ये वाले जीन्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इनएक्टिव होते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है यहाँ पे कि यूक्रोमेटिन के जीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं बजाय हेट्रोक्रोमेटिन के। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जीन और जीनोम क्या डिफरेंस है यहाँ पे समझना। अगर हम ओवरऑल डीएनए के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। ठीक है, और अगर डीएनए का एक सिंगल पार्ट, ठीक है, अगर हम डीएनए के एक सिंगल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है? एक सिंगल कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को चीजें? चलिए, अगर हम लोग बात करें कि इनका काम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चीज के बारे में, इनका काम क्या होता है या फिर इनका फंक्शन क्या होता है। सी क्लास, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी यही करेंगे। जो भी कैरेक्टर जीन्स के अंदर आएंगे उनको कैरी कौन कर रहा है? यही जीन्स कैरी कर रहे हैं। जो आपकी सेल है कब वो डिवीजन करेगी या कब डिवीजन नहीं करेगी, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? यही जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर अगर मैं और एक चीज बोलूं यहाँ पे कि डीएनए के अंदर सेल जो है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है, कोई भी एंजाइम बनाती है, कोई भी हार्मोन बनाती है, या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है वहां पे, तो उन सब चीजों का कंट्रोल कौन कर रहा है? वो उसका यही पार्ट करता है। चलिए, अब इसमें एक चीज आती है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमेटिन। सेक्स क्रोमेटिन या जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं समझ लेना। हर इंसान में, आप लोगों ने पढ़ी हुई है ये चीज, हर इंसान में ये जो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक जैसे होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में। मेल एंड फीमेल दोनों में कैसे हैं ये बेटा? ये सिमिलर है। ठीक है, XX या XY जो होते हैं ये मेल, दिस इज फॉर फीमेल, ठीक है, एंड दिस इज फॉर मेल। यानी कि मेल और फीमेल में ये दोनों जो होते हैं ये अलग होते हैं। यानी कि जो 23वां गुणसूत्र है, 23वां जो क्रोमोसोम होता है,
ये कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन किस तरह से होते हैं, किस तरह से ये फैले होते हैं, आप लोगों को इस चीज का पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, यस, अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस एक ऐसी संरचना होती है जो केंद्रक के बिल्कुल मध्य में होती है। मध्य में मतलब साइड में भी हो सकती है। केंद्रिका, केंद्रिका जो होती है, समझिएगा इस चीज को, केंद्रिका का काम क्या होता है, केंद्रिका के अंदर यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है। केंद्रिका के अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। केंद्रिका किसी भी एक न्यूक्लियस में यानी कि किसी भी एक केंद्रक में एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, और ये चीज डिपेंड करती है कि वो जो क्रोमोसोम, वो जो कोशिका है वो कितनी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब कितना उसके अंदर यहाँ पे संरचना है, कितनी यहाँ पे जो सेल है वो पापचयी क्रियाओं के अंदर सक्रिय है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे केंद्रिका भी कैसी होती है, एक्टिव होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका के अंदर राइबोसोम्स यानी कि आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए तीनों ही यहाँ पे संरक्षित रहते हैं। जहाँ पे एमआरएनए जो होता है वो इन फ्यूचर के लिए, या टीआरएनए जो होता है वो संगठित किया जाता है, जो आगे जाके साइटोप्लाज्म के अंदर उसको भेज दिया जाता है। चलिए, न्यूक्लियस का टॉपिक यहाँ पे हम ओवरऑल फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपने नए क्या कहते हैं, नए टॉपिक के बारे में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि केंद्रिका का फंक्शन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को उठाएंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।